Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का। किसी भी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट को देख लिया जाए तो वो आपका न्यूक्लियस है। और आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन को समझेंगे। तो हर चीज़ को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको पता है मैंने शुरू में ही बताया, एक जब हमने डिस्कवरी के बारे में बात की थी, शायद डिस्कवरी या सेल थ्योरी वाले जो लेक्चर थे, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1831 में। तो आपको पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो 1831 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका न्यूक्लियस है, और जिसे डिस्कवर किया गया 1831 में, और उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में फर्स्ट टाइम किसको ऑब्जर्व किया था, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे आपको बना के, उसका डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका एक न्यूक्लियस हो गया, जो कि प्लांट की सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। बट अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो उनका न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। आप उनको, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो मेम्ब्रेन जो एक कवरिंग होती है जो ये बताती है कि न्यूक्लियस है एक्चुअली, तो वहां पे कोई कवरिंग नहीं होती। उससे उसके लगभग उसकी तरह से एक स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियस की तरह से, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो हम उसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है, हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो उसमें वेल डिफाइंड आपका न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसमें लिक्विड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट जिसमें भरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा फैला हुआ है सेल के उस न्यूक्लियस के अंदर। तो इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है, ढेर सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डार्क स्ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, एक डार्क स्ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और बाकी ये आपका लिक्विड वाला पार्ट। तो तीन चार चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है, दूसरी क्रोमैटिन दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है, और ये उनकी जो कवर करने वाली जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियस, जिसमें तीन चार स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, हम उन सारे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। ऑलमोस्ट सारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑलमोस्ट वन, ज्यादातर में मोस्टली वन आपका न्यूक्लियस हर सेल में देखा जाता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी सेल के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखे जाते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखी जाती है। तो ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का एक एग्जांपल है क्लेडोफोरा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि उतना डिटेल तो नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, और ना उतना डिटेल दिया हुआ है आपके बुक में। क्लेडोफोरा नाम की एक प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखी जाती है, मतलब इनकी सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं। ओके, मतलब एक नहीं होते, दो या दो से ज्यादा ही दिखते हैं। और इसके बारे में आपको पता ही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना अगर हम बात करें कि मान लेते हैं किसी सेल का किसी सेल में का हमने क्या किया, न्यूक्लियस को वहां से रिमूव कर दिया, किसी सेल के न्यूक्लियस को हमने रिमूव किया या उसे हटा दिया। जब हमने उसे हटा दिया तो सेल ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती है, तो ज्यादा टाइम तक ये क्या नहीं कर पाती है, सरवाइव नहीं कर पाती है, और उस कुछ टाइम बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है आपका न्यूक्लियस। और अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले, हमें तो पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दो चार चीजें आपको दिख रही है, हम एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया था, जो पाया था उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बट यहाँ पे आपका जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आउटर कवरिंग
आपको पता है इसकी आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? इसकी आउटर कवरिंग को कहा जाता है न्यूक्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो हम इसको इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो एक तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी चीज यहां पे आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये आपका जो लिक्विड इसमें भरा है, न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बाकी ये जो डार्क स्ट्रैंड स्ट्रक्चर उसमें न्यूक्लियस में दिख रहा है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो आपको दिख रही, जो 3-4 स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, मैं उनको एक एक करके बता दे रहा हूं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में उतना डिटेल में सारी चीजें नहीं दी गई, क्लास 9 की एनसीईआरटी और जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में नहीं दी है। बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम जब नेक्स्ट वाले क्लास में जाए या फिर क्लास 11 में जाए तो हमारे पास हम ऑलरेडी उस फॉर्म में हो या फिर हमारे पास उतना ऑलरेडी नॉलेज हो कि हम किसी वहां पे आने वाली किसी भी डिफिकल्टी का आसानी से सामना कर सके। ओके, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से इन सारी चीजों को जानते रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो कम से कम सुने रहेंगे तो भी आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक कर जाएगी कि मैंने जब क्लास 9 में पढ़ा था इसके बारे में, थोड़ा से याद नहीं है बट एक बार पढ़ने पे वो सारी चीजें आप उनको फिर से मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको मालूम है कोई भी मेम्ब्रेन होगी, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या फिर कोई भी मेम्ब्रेन हो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी की सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चाहे सेल मेम्ब्रेन, चाहे आपकी किसी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, सारी की सारी मेम्ब्रेन आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। मींस फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? अगर देखा जाए छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और हर पोर पे एक ढेर सारे ऑलमोस्ट 30 to 50 इसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। 30 to 50 स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। 30 to 50 स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं और ये जो 30 to 50 स्मॉल पोर्स होते हैं ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चीजों को अंदर और बाहर जाने में। जैसे कोई चीज सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए को बाहर जाना पड़ता है, साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है। तो कहां से होके जाएगा? इसी रास्ते से होके जाएगा, इन्हीं पोर्ट से होके जाएगा। और बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बनते, बाहर जाते, बाहर बनते, अंदर आते। तो जो इनका जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है जो, तो ये किनके थ्रू होगा? इन्हीं छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता है। तो ये जो पोर्स होते हैं वहां पे कुछ बैरल शेप प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे बैरल शेप, मतलब आपके जो ढोलक होती है उस तरह से बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं हर पोर पे पाए जाते हैं। 30 to 50, ठीक है, प्रोटीन के बने हुए बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये सारे जो बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं ये अलाउ करते हैं, मतलब वैकेंट और बीच में कैविटी होती है, वही अलाउ करते हैं चीजों को अंदर जाने या फिर बाहर जाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये कहां पे पाए जाते हैं? हर एक पोर पे छोटे छोटे पोर है, वहां पे हर पोर पे ये बैरल शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर, जिनसे चीजें होके अंदर या बाहर जाती है। क्योंकि लिपिड सारी चीजों को अलाउ नहीं करता अंदर, सिर्फ वही चीजें अंदर जा सकती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है जो किसमें डिसॉल्व हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो सकता है, या फिर लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन में वो चीजें डिसॉल्व हो सकती है। ओके, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक सपोर्ट प्रोवाइड का काम करता है सेल को। यहाँ पे देखो आपका जो मेम्ब्रेन होती है, ये देखो दो एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होती है। आपकी बुक में लिखा होगा डबल मेम्ब्रेन, बट न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो तो एक ही मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है वो किसकी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यू होती है। ये किसके साथ जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। ओके,
तो एक मेम्ब्रेन इसकी होगी, एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन एक्चुअली साथ साथ में आ जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सेल का एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ओके, हाँ, यहां तक आपकी समझ में आ गया। और एक चीज याद रखें, जो इनर मेम्ब्रेन या फिर इनके जो ये वाली मेम्ब्रेन आपकी दिख रही है, इस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके नीचे एक वेब होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का वेब होता है जो इनको एक स्टेबल मोड प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करने देते, सारी चीजों को वहीं पे रहने देते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो वो काम कौन करता है, इनकी न्यूक्लियर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है लैमिन प्रोटीन, लैमिन्स प्रोटीन। तो ये जो लैमिन्स प्रोटीन होते हैं, ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके ठीक नीचे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे क्या पाया जा रहा है, लैमिन्स प्रोटीन पाया जा रहा है। और लैमिन प्रोटीन एक वेब की फॉर्म में पाया जा रहा है, तो उसको जो ये प्रोटीन है, इसको न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। ओके, तो ये एक वेब जैसा स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर लैमिना जो लैमिन प्रोटीन से बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, एक स्टेबल शेप प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा ना हो कि जो उनका सेल वॉल वो न्यूक्लियस है कोलैप्स हो जाए, पचक जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो एक स्टेबल मोड में रहता है, वो राउंड शेप का होता है, उसी तरीके स्फेरिकल शेप में। और अलग अलग इनका शेप भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये राउंड शेप के होते हैं, कुछ में इलोंगेटेड भी होते हैं, कुछ में ट्रायंगल शेप के होते हैं। बट जो उनका शेप जो स्टेबल मोड में रहता है, तो वो न्यूक्लियर लैमिना की वजह से रहता है, जो कि एक प्रोटीन के बने हुए वेब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस को, पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी को देखेंगे, उसमें जो क्रोमैटिन है उसको देखेंगे। देखो, न्यूक्लियोलस एक डार्क स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस जो किससे बना हुआ है, ये भी आपका न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब जिसको फोंटाना नाम के एक साइंटिस्ट ने 1781 में डिस्कवर किया था। फोंटाना 1781 में इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। अब ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं, ये एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसको आरएनए कहा जाता है। तो डीएनए जो होते हैं वो 5% होते हैं, आरएनए जो होते हैं वो 10% होते हैं। लेस जो पार्ट होता है वो आपका प्रोटीन होता है, ऑलमोस्ट 85% प्रोटीन से बने होते हैं। तो डार्क स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है जहां पे थोड़ा बहुत कुछ चीजों का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उतना डिटेल है नहीं, तो मैं उनको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। फिर हम अपने नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जिस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमैटिन। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका नाम है क्रोमैटिन। ओके, तो ये क्रोमैटिन होता क्या है, देखो एक्चुअली क्रोमैटिन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। एक तो इसमें डीएनए होता है, याद रखें डीएनए, और दूसरा जो होता है वो प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, हिस्टोन। लेट मी राइट इट क्लियर, हिस्टोन प्रोटीन जो एक टाइप का बेसिक प्रोटीन है, एसिडिक नहीं, बेसिक प्रोटीन होता है। ओके, तो आपको डीएनए के बारे में मालूम है, डीएनए वो फंक्शनल पार्ट होता है या फिर वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में किसी प्रोटीन को बनाता है, और वो प्रोटीन किसी कैरेक्टर के लिए, किसी एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो डीएनए होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमैटिन है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने जाती है, मतलब आपकी जो ये सेल है ये डिवाइड करेगी, 1 से 2 में बदल जाएगी। पहले इसके क्या डिवाइड होंगे, पहले इसके न्यूक्लियस 1 से 2 होंगे, फिर उसके बाद इनकी सेल 1 से कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये जब सेल डिवाइड होने जाती है, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड होने जाती है तो उस टाइम ये जो क्रोमैटिन जो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब मोटे होने लगते हैं। इस प्रोटीन पे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर ये रैप होने लगते हैं या फिर लिपटने लगते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि एकदम ऐसे मोटे, पहले ऐसे दिखते थे, एकदम थ्रेड की तरह से दिखते थे,
और इनके कंडेंस होते चले जाते हैं और लास्ट में कैसे दिखने लगते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये हो गया आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं, वो क्रोमैटिन ही है, बट कंडेंस फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म में होगा आप क्रोमैटिन कहेंगे, कंडेंस फॉर्म में होगा क्रोमोसोम कहेंगे। और क्रोमैटिन या क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, वो एक बेसिक टाइप के अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन होते हैं। ओके, बस यही हमें इतना समझना है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो डीएनए के बारे में एक चीज और बड़ी फेमस है कि डीएनए जो होता है ये इसका काम है प्रोटीन को बनाना। मतलब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बने हुए सब के सब, सारे के सारे प्रोटीन, डीएनए इंफॉर्मेशन देता है तो ही सारे प्रोटीन बनते हैं। और ये अगर मैं बता दूं कि ये जैसे डीएनए है, ये डीएनए है, तो इनके पास इंफॉर्मेशन है क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। तो हर एक डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए बड़ा लंबा सा होता है, 1.7 to 1.8 मीटर एक सेल के अंदर उसकी लेंथ होती है, मतलब बहुत लंबा होता है। तो सारे के सारे डीएनए फंक्शनल नहीं होते, कुछ डीएनए के पार्ट फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको कलर कर दे रहा हूँ, ये फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट है। पूरा लंबा सा डीएनए है, बट थोड़ा सा मैंने उसमें सेगमेंट, कुछ 2-3 सेगमेंट बना दिए जो आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को बता रहा है। ओके, तो जो रेड वाला है वो फंक्शनल पार्ट है, और जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया वो नॉन फंक्शनल। मतलब जो रेड वाला है वही आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। बाकी पार्ट में किसी प्रोटीन के इंफॉर्मेशन, किसी प्रोटीन के सिंथेसिस का या फिर किसी प्रोटीन को बनाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो सिर्फ जो फंक्शनल पार्ट होते हैं वही, और इसी फंक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो आप ये समझ लें कि जीन आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, और जीन आर द दोज स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने की इंफॉर्मेशन होती है। तो जीन क्या होते हैं, डीएनए के फंक्शनल पार्ट। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। मतलब क्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है, और जब क्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है तो मतलब क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। अब जब क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है मतलब क्रोमोसोम के अंदर भी जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए पे डीएनए के फंक्शनल पार्ट को जीन कहते हैं। तो कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि क्रोमैटिन पे जीन पाए जाते हैं कि क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं कि डीएनए पे पाए जाते हैं, तो ऑफकोर्स तीनों पे पाए जाते हैं। तीनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बस डीएनए के साथ अगर प्रोटीन मिल जाएगा तो क्रोमैटिन बनेगा, और क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बनेगा। और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम तो एकदम जीरो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है, समझ लेते हैं। बाद में हम और जो डिफरेंसेस होंगे तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया क्रोमोसोम, ये आपका हो गया क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन किससे बने हुए, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए। और इस डीएनए के पास पूरी सेल को ऑर्गेनाइज करने की, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की, सेल को सारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। किस सेल के अंदर क्या होना है, कहाँ पे क्या होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचती है। और इसके पास होती है कोई भी काम होना है सेल के अंदर, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा एंजाइम बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे काम डीएनए करता है। और डीएनए कहाँ पे बैठ के करता है, न्यूक्लियस में करता है। तो समझ लो न्यूक्लियस जो होती है वो आपका हेड क्वार्टर है। सेल का हेड क्वार्टर क्या है, न्यूक्लियस, जहां पे क्या होना है क्या नहीं होना है सारे काम यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस के बारे में। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं जरूर आपको उन सारे लेक्चर पे या फिर कोई एक आध सेपरेट लेक्चर भी बना के चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़े समझे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे बताएं। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।